वो ये कि मगरिब ने अपनी सलाहियतों, अपनी ज़हनी सलाहियतों, अपने फिक्र और जो वसाइल उसको मिले हैं उनका इस्तेमाल असलन अपनी बर्तरी के लिए किया है, अपने आप को गालिब करने के लिए किया है। महज मेल न्यूट्रिशन की बिना पर दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे मर जाते हैं। इसी मेल न्यूट्रिशन की बिना पर तकरीबन 50 करोड़ बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। जो डेवलप्ड नेशन है सेहत पर जो खर्च करती हैं उसका 3 गुना वो अपने डिफेंस पर या मिलिट्री रिसर्च पर अपने आप को डोमिनेट करने के लिए उस पर खर्च करती है। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक इस असर्शन से है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं यानी मौजूदा दौर, ये एक क्राइसिस का शिकार हो चुका है, शदीद क्राइसिस का शिकार हो गया है। ये क्राइसिस वाकई है, इसका अंदाज़ा करने का एक तरीका गोया ये है कि हम ये देखें कि किस तरह के मसाइल से आज की दुनिया दो चार है, किन वजूहात की बिना पर दो चार है। तो आइए ये देखते हैं कि किस किस्म के मसाइल आज दुनिया में पाए जाते हैं। ये बात या इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मसाइल ऐसे हैं जो आज से पहले अपनी इस शिद्दत के एतबार से मौजूद नहीं थे। बहुत से बिल्कुल मौजूद नहीं थे और बहुत सौ की शिद्दत इतनी नहीं थी जितना कि आज ये गोया के पाए जाते हैं। लेकिन इससे कबल एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये दौर बुनियादी तौर पर मगरिब का दौर है, मगरिबी फ़िक्र का दौर है, मगरिबी तरक्कियों का दौर है और इन्हीं से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। चुनांचे ये मसाइल जिनके ओरिजिन मगरिब की फ़िक्र, मगरिब की तरक्कियाँ, मगरिब के मॉडल ये है, तो हम जो बात कहेंगे असलन वो मगरिब से मुताल्लिक़ होगी, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अब असल बात पे आने से पहले, मसाइल गिनाने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि मगरिब ने अपनी सलाहियतों, अपनी ज़हनी सलाहियतों, अपने फ़िक्र और जो वसाइल उसको मिले हैं उनका इस्तेमाल असलन अपनी बर्तरी के लिए किया है, अपने आप को गालिब करने के लिए किया है। ये बात जहन में रहनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि किस किस्म के मसाइल से दुनिया दो चार है। आपको ये बात सब लोग कहते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये जो मैं बताना जा रहा हूँ ये आज से तकरीबन 15-20 साल पहले वाली बात है। आज की तारीख में तो इसमें की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। मसलन ये बात कि महज मेल न्यूट्रिशन की बिना पर दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे मर जाते हैं। इसी मेल न्यूट्रिशन की बिना पर तकरीबन 50 करोड़ बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। इसी तरह से दुनिया की जो 40% आबादी है, 40% जो पॉपुलेशन है, उसको सेहत से मुताल्लिक जो पेशा वराना, जो प्रोफेशनल जो असिस्टेंस मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता, उससे वो महरूम है। फिर ये समझिए कि जो डेवलप्ड नेशन है सेहत पर जो खर्च करती हैं उसका 3 गुना वो अपने डिफेंस पर या मिलिट्री रिसर्च पर अपने आप को डोमिनेट करने के लिए उस पर खर्च करती है। 25% से ज़्यादा आबादी को सही पानी, पीने का पानी गोया मैसर नहीं है। दुनिया में जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैन पावर अवेलेबल है उसका 50% सिर्फ डिफेंस रिसर्च पर, मिलिट्री रिसर्च पर में मसरूफ़ है, उसमें एंगेज रहता है। अब अमेरिका और ज़्यादातर मगरबी ममालिक अपने अवाम को ये समझाते हैं कि उनकी हिफाजत करने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और नए से नए हथियार उनके पास मौजूद रहें। तो गोया इस लाइन में अखराजात
का एक जस्टिफिकेशन वो आवाम के सामने ये करते हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं अगर हम हथियार इकट्ठे न करें, हथियार न बनाएं। इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी है, गो के इसके नतीजे में न्यूक्लियर पावर आज इंसान हासिल करता है। हुकूमतों ने न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार कर रखे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और ये एनर्जी न तो सस्ती है और न ही शफाफ है। शफाफ से मुराद ये है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इंतहाई तबाहकुन हैं। तो गोया एक तरक्की का ये नतीजा निकला है, इस तरह की तरक्की का नतीजा ये निकला है कि बाई प्रोडक्ट्स भी तबाहकुन हैं और वो खुद एनर्जी सस्ती भी नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से हम ये सोच लें कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम सरफ नज़र कर लें, इसके अलावा भी तरक्की की जिस मॉडल के तहत यहाँ डेवलपमेंट हुआ है आज की दुनिया में, वो भी साफ़ सुथरा नहीं है। मिसाल के तौर पर इकोसिस्टम हमारा एट स्टेक है, तबाही की तरफ तेज़ी से जा रहा है, बड़ा डिस्टर्बेंस है इकोसिस्टम के अंदर। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है हम सब उससे वाकिफ़ हैं। गैर हकीमाना अंदाज से जो सनतें लगाई गई हैं, जो इंडस्ट्री लगाई गई है, उसके नतीजे में न सिर्फ पानी जहर आलूद हुआ है बल्कि फ़िज़ा भी जहर आलूद हुई है। आप सही तौर पर सांस लेने की पोजीशन में नहीं है। ज़ाहिर है हेल्थ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है। जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उससे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, इनको हम एडिटिव्स कहते हैं। तो गोया एडिटिव्स की शक्ल में मुख्तलिफ़ केमिकल्स इंसानी जिस्म में जाते हैं और अननेसेसरी वो अकुमुलेट होते रहते हैं। इसी तरह से पैदावार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ है और अब बेदरेग इस्तेमाल होता है। उसके नतीजे में ज़ाहिर है ये पेस्टिसाइड्स सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहते बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये चिड़ियों के पेटों में जाते हैं। अगर वो हमारे खाने का हिस्सा बनती हैं, ग़िज़ा का हिस्सा बनती हैं, तो हमारे इंसानों के खाने के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो गोया ये पेस्टिसाइड्स हों या एडिटिव्स हों प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं, ये सब हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। तीसरी दुनिया के अंदर जो इन्फेक्शस डिजीज़ फैली हैं, इसके साथ साथ खुद डेवलप्ड नेशंस के अंदर लाइफ स्टाइल डिजीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शिज़ोफ्रेनिया, ये आज के दौर में ये कॉमन चीज़ें हैं, आम बीमारियां हैं जिनसे आज का इंसान मुतासिर हो रहा है। माशरती सतह पर देखें तो टीनेज प्रेगनेंसी आम चीज़ है, आम होती जा रही है। नशा आवर दवाओं के इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और एक चीज़ और कि बच्चों में सीखने और समझने की सलाहियतें बड़ी तेज़ी से कम हो रही हैं। इसके सिलसिले में 2012 में एक आर्टिकल आया था, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा। उसका कहना ये था कि अब इनके बाद जो नई जनरेशन आने वाली है अमेरिका में ख़ास तौर से, वो जनरेशन अपनी यूएस की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इडियट्स पर मुश्तमिल नेशन होगी। अजीब गरीब स्टेटमेंट है, लेकिन बहरहाल ये ऑब्जर्वेशन है उन लोगों का जो कि बर्रास इन मैदानों में काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हर मुल्क में बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, दौलत की जो तकसीम है बड़ी अनइवन है, दौलत और आमदनी की तकसीम। कुछ लोग हैं, कुछ घराने हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं दुनिया भर में जिनके पास दौलत है, बाकी के पास दौलत नहीं है। इंतहाई अनइवन, इंतहाई गैर मुनसिफाना किस्म की तकसीम दौलत की हुई है। और इसी तरह से कुदरती जो वसाइल हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही हैं। दोस्तों, लीडर्स और सियासतदान जिनकी जिम्मेदारी है कि इन मसाइल पर गौर करें, इन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिशें करें, ऐसा लगता है कि वो अब इस काबिल नहीं रहे, वो चीज़ों को समझने की पोजीशन नहीं रहे, वो अपनी उनकी जो हिम्मत थी उसको समझने की, उसको वो गोया के खो चुके हैं। माहिरीन इन मसाइल को समझने में नाकाम हैं। ऐसा लगता है कि हल करने के लिए जो मुमकिन नज़रियात थे उनका प्याला अब लबरेज हो चुका है और सोचने और समझने की सोते अब खुश्क हो गए हैं। और अब इसके नतीजे में हुआ यह है
कि इन मसाइल में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। जो लीडर्स हैं और सियासतदान हैं, क्योंकि इन मसाइल को हल नहीं कर पा रहे, तो इनमें दिलचस्पी लेना उन लोगों ने बंद कर दिए है। और अवाम को अब ये बताया जा रहा है कि इन मसाइल से ज़्यादा अहम दूसरे मसाइल हैं, उनकी तवज्जो उनसे हटाई जा रही है, ये कहकर कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। तो अगर दहशतगर्दी कायम रहेगी तो हमारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। ये मसाइल जिनकी तरफ मैंने अभी इशारा किया है, ये छोटे छोटे मसाइल हैं, इनको हम बाद में भी हल कर लेंगे, लेकिन असल मसला दहशतगर्दी का है। तो पूरे अवाम की, मगरबी अवाम की तवज्जो इन मसाइल से हट गई है और दहशतगर्दी को इस तरह से पेश किया गया है कि जो सबसे बड़ा गोया मसला यही है। दोस्तों, इन मसाइल को जो पैदा हुए हैं, इनको हल करने की जो कोशिशें की गई हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है कि उनकी बुनियादी खराबी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत का जो असल हकीकत का जो इदराक है, उससे हम आरी हो गए। वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि असल हकीकत है क्या, ये कहाँ गलती हो रही है, इसका इदराक हमें नहीं हो पा रहा। असल में हुआ ये है कि मसाइल को हल करने की जो कोशिशें की गई हैं, वो अलग अलग की गई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मसला अगर इन्वायरमेंट में पैदा हुआ तो उसको उस सतह पर हल करने की कोशिश की जाती है। वो मसला अगर एग्रीकल्चर में खड़ा हुआ तो एग्रीकल्चर की सतह पर उसको हल करने की कोशिश की जाती है। अगर इन मसाइल का ताल्लुक सेहत से है तो सेहत के मैदान में हल करने की कोशिश की जाती है। तो गोया वो तरीका, मसाइल को हल करने का वो तरीका जो कि हमने साइंस में अडॉप्ट किया था, जिसको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं, उस अप्रोच को इन मसाइल पर, एक जो खालिसतन कायनाती किस्म के मसाइल हैं, इनको भी उस तरीके से हल करने की कोशिश की है। जाहिर है कि इसके नतीजे में मसाइल हल नहीं हुए हैं। रिडक्शनिस्ट अप्रोच बहुत सक्सेसफुल रही है, बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है साइंस में, लेकिन इस मैदान में जिसमें ताल्लुक सोसाइटी से है, इसमें ये अप्रोच कारगर नहीं हो सकती। ये पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये अलग अलग अप्रोच, अलग अलग मैदानों में लेकर उसको हल करने की कोशिश करने वाली जो अप्रोच है, ये सक्सेसफुल नहीं होती और हो नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि तमाम अशिया, तमाम फिनोमेना आपस में गहरे इंटर रिलेटेड हैं। इनमें बड़े गहरे रिश्ते कायम हैं। इनके रिश्ते बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं। एक मैदान में आप हल करने की कोशिश करें तो दूसरा मैदान जो है वो भी उससे मुतासिर होगा। आप बैक वक्त पूरी कायनात के और पूरे इस सिस्टम के मसले को एक तरीके से हल नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे पास वो टूल्स भी अवेलेबल नहीं है और ना वो टूल्स शायद हासिल हो पाएंगे। अब तक जो टूल्स हमने बनाए हैं वो हम इंडिपेंडेंटली अलग अलग डोमेन्स के लिए बने हैं, उनमें वो टूल्स काम करते हैं। लेकिन जब एक पूरा सिस्टम हो जिसमें तमाम डोमेन्स उसका हिस्सा हो, उनके लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिनकी बुनियाद पर, जिनकी मदद से हम इन मसाइल को हल कर सकें। मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक मशहूर, हमारे यहाँ इंडिया की एक मशहूर फिजिसिस्ट थी बेसिकली अपने ट्रेनिंग के अतबार से, डॉक्टर वंदना शिवा। लेकिन फिर वो उन्होंने अपने प्रोफेशन को तब्दील करके, बल्कि अपने इंटरेस्ट को तब्दील करके इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो गई और बहुत मशहूर और पाए की इन्वायरमेंटलिस्ट हो गई वो। उन्होंने अपने एक लेक्चर में एक पिक्चर दिखाई, बनाकर दिखाई, और उस पिक्चर की खासियत ये थी कि अगर उसे देखा जाए तो वो एक बतख की चोंच भी नजर आ सकती थी, और अगर दूसरे अंदाज से देखा जाए तो वो किसी भागते हुए खरगोश की पिछली टांगें भी नजर आ सकती थी। उस पिक्चर को अगर आप देखें तो दोनों चीजें आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताना उसका मकसूद ये था कि ये पूरी जो दुनिया है, ये हमारे पास जो हमें जो दी गई है, ये जो अवेलेबल है, वो इनकम्प्लीट है। उसकी पिक्चर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है। और ये पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो गई, और ख़ास तौर से उस वक्त जबकि इन्वायरमेंटल क्राइसिस आया। इन्वायरमेंटल क्राइसिस ने यह साबित किया कि हम जो काम करते हैं वो काम हमें नहीं मालूम कि जो पेश नज़र है हमारे, जो हमें नज़र आ रहा है, उसके अलावा उसके असरात और कहाँ कहाँ पड़ रहे होते हैं। और ये साबित हुआ इन्वायरमेंटल एक काम जो एक खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया, उसके असरात कहाँ तक पहुँचे ये अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम होना चाहिए
कि 60s की दहाई में एक मशहूर किताब, बल्कि मैं कहूँ कि इस मौजू पर पहली किताब, साइलेंट स्प्रिंग नाम से आई, रशल कर्जन की किताब थी, ये लेडी इन्वायरमेंटलिस्ट थी। ये पहली किताब थी जिससे अंदाज़ा हुआ कि जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो पैदा हो रहा है ये बड़ा इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, बहुत दूर दूर तक उसके असरात जाते हैं। तो गया इन्वायरमेंटल क्राइसिस ने हमें बताया कि इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी कायनात का, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी दुनिया के इस पूरे सिस्टम का। और कोई भी मसला हल हो तो इस इंटरकनेक्शन को, इंटरकनेक्टिविटी को, इंटरडिपेंडेंस को उससे आप सर्फ नज़र गोया कि नहीं कर सकते। और जो गिवन टूल्स हैं, जो हमें टूल दिए गए हैं, वो तमाम कनेक्शंस को और तमाम इंटरडिपेंडेंस को कवर नहीं कर सकता, और हम कोई ऐसे टूल बना भी नहीं सकते, इसलिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, ये जो इनकम्प्लीट पिक्चर है दुनिया की, और हमारी जो इनकेपेबिलिटी है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास वो टूल्स नहीं है, इसने ये क्राइसिस पैदा किया है। अब इस क्राइसिस का हल अगर हम टेक्नोलॉजी की फर्दर ग्रोथ में तलाश करेंगे, ज़ाहिर है हमें नाकामी हमारी मुकद्दर रहेगी। शायद कुछ और चीज़ है, कुछ और कहीं और जाना चाहिए हमको। इस सिलसिले में एक ख्याल ये कभी कभी आता है कि आज की तहजीब से कब्ल जो तहजीबें थी उनके बारे में ज़रा उनको जांचा जाए कि उनके यहाँ सूरत हाल क्या थी। 3 तहजीबें मशहूर हैं, हिंदुस्तान की तहजीब, चीन की तहजीब और लेटेस्ट मुस्लिम तहजीब। इन तहजीबों का मुताला करें और इस अंदाज से देखें तो पूरे यकीन से कहा जा सकता है, कम से कम मुस्लिम तहजीब के बारे में इसका रिकॉर्ड बहुत हद तक मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर ये क्राइसिस पैदा नहीं हुआ था, न तो एग्रीकल्चर में क्राइसिस पैदा हुआ था, ना एनवायरनमेंट में क्राइसिस पैदा हुआ था, और ना ही हेल्थ केयर सिस्टम में पैदा हुआ था, और ना ही वो सोशल जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, इस तरह के मसाइल कभी वहाँ खड़े नहीं हुए। आखिर कोई बात तो रही होगी, इंसान वही था, ये कायनात वही थी, ये दुनिया वही थी। इंसानों ने तरक्की भी बहुत ज़्यादा की थी, तरक्कियों का रिकॉर्ड मौजूद है इस्लामी तहजीब के अंदर, मुस्लिम तहजीब के अंदर, लेकिन ये क्राइसिस पैदा नहीं हुए थे। ये समझने की ज़रूरत है आखिर ये क्राइसिस में क्यों नहीं पैदा हुए, क्या वजूहात थी। एक नुक्ता नज़र सोचने का ये हो सकता है कि 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यूज़ वो हैं जो कि नेचर से हमको मिलती है, जिनमें इंसान है जिसको पूरा इख्तियार है, जो इस कायनात का मुताला कर सकता है। ये दुनिया इंसान के लिए अवेलेबल है और ये इस काबिल है कि इसका मुताला की जाए, और मुताले के ज़रिए से फिर हम इस दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जाएं। फिर मैन है, आदमी है, इसको पूरा इख्तियार है, आज़ादी दी गई है कि जिस तरह चाहे उस कायनात के अंदर इंटरवीन करे। फिर कुछ टूल्स हैं, अक्ल और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ये टूल्स अवेलेबल हैं जिनको बुनियाद बनाकर इंसान इस कायनात का मुताला करता है। फिर ये कि फ्रीडम एक तस्वुर है फ्रीडम का, हर शख्स आज़ाद है काम करने के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, या एक कहिए कि वैल्यू है। इस तरह से नफ्स यानी सेल्फ है जो ऑपरेटिव होता है इन सब कामों के अंदर। जो ये गोया के 4-5 एक वैल्यूज़ हैं जिन्होंने पूरी इस दुनिया, आज की दुनिया को गोया के इस आज की दुनिया की तामीर में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देखने की चीज़ ये है कि माजी की तहजीबों में क्या यही टूल्स अवेलेबल थे, कि ये जो वैल्यूज़ थी ऑपरेटिव थी कि नहीं थी। हम देखते हैं कि कम से कम मुस्लिम तहजीब के अंदर ये टूल्स मौजूद थे, ये वैल्यूज़ मौजूद थी, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया था। क्या मैं वज़ह करने की कोशिश करता हूँ कि इंसान वही इंसान था जो आज नेचुरल जो वैल्यूज़ हैं उनका इंसान है, लेकिन उस ज़माने में इस इंसान को एक के साथ एक चीज़ और ऐड की गई, कहा गया कि वो इंसान तो है ही लेकिन वो खलीफा भी है। फिर ये जो दुनिया है, कहा गया कि ये दुनिया है मौजूद, वैसी ही दुनिया है और इसका ये काबिल मुताला दुनिया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसका एक एस्पेक्ट और है, वो है आखिरत। ये एक वैल्यू ऐड की गई उसके अंदर। फिर मैन है, मैन वही मैन है, उसी को सब काम करना है। मैन अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत से लोग हैं, गोया कि सोसाइटी है, उसे अपना काम करते हुए इसका भी ख्याल रखना है।
फिर ये जो टूल्स हैं, अक्ल और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ये टूल्स हैं, लेकिन उस तहजीब ने एक चीज़ और ऐड किया कि इनके साथ साथ एक और टूल है, उसको वही कहते हैं। फिर फ्रीडम है। फ्रीडम का तसव्वुर जैसा आज है ऐसा ही उस वक्त भी था, लेकिन साथ में एक चीज़ ऐड हुई, वो चीज़ थी ओबीडियंस, वो चीज़ थी उबूदियत, यानी वो बंदा भी है, बंदगी भी है। फिर एक वैल्यू थी नफ्स की, यानी सेल्फ की। कहा गया कि सेल्फ को तज़किये की ज़रूरत है। सेल्फ इज़ देयर, सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके तज़किये की ज़रूरत है। गोया इस तहजीब ने एक वैल्यू सिस्टम, नेचुरल वैल्यू के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ ऐसी ऐड की जिसके नतीजे में जिसके नतीजे या जिसको बुनियाद बनाकर जब इंसान ने इस कायनात के अंदर काम करना शुरू किया, इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो हम ये समझते हैं कि वो क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, कहाँ से आई, हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत है। बेसिकली इनकी सोर्स कुरान है, कुरान से ये वैल्यूज़ माखूज हैं, और कुरान इस्लाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। वहीं से इस्लाम की पूरी जो फिक्र जो है वो निकलती है और सामने इंसान के सामने आती है। इस क्राइसिस के पस मंज़र में ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये क्राइसिस असल में वैल्यूज़ का क्राइसिस है। हमारी दुनिया जो जदीद दुनिया है, जिन वैल्यूज़ पर रहते हुए उसने इस दुनिया की, आज की मॉडर्न दुनिया की तामीर की है, उन वैल्यूज़ में वो चीज़ें मिस हो गई हैं जिनकी तरफ मैंने अभी इशारा किया था, यानी जिनको की तरफ मैंने नेचुरल वैल्यूज़ और वही बेस वैल्यूज़ कहते हुए इशारा किया था। इन वैल्यूज़ की ज़रूरत है, इसलिए ये वैल्यूज़ बहुत एक्टिव रही हैं, इसलिए कि माजी की 1200 साल तारीख़ है इस्लाम मुस्लिम सोसाइटी की, जिसमें इन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए इंसान ने जो एक्टिविटी दिखाई, जो कारकर्दगी दिखाई, उसके नतीजे में इस क्राइसिस का 1 टन भी क्राइसिस पैदा नहीं हुआ था। यानी कोई शायबा भी नहीं था कि किस तरह का क्राइसिस होगा। आम इंसानों से जो गलतियां कुछ होती हैं वो अलग बात है, लेकिन ये क्राइसिस की शक्ल जो आज अख्तियार कर गई है, ये कम से कम मुस्लिम तहजीब में नहीं पाई जाती थी। इस बात की शदीद ज़रूरत है कि अगर इस क्राइसिस को वाकई समझना है, इसको वाकई इसका कोई हल निकालना है, तो हम इस तहजीब का मुताला करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, इसके लिए जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कि इस तहजीब से वाबस्ता हैं और कुरान से अपनी वाबस्तगी का दावा करते हैं, कि इन वैल्यूज़ को इस तरह से मुतारिफ़ कराएं कि यानी इस क्राइसिस के पस मंज़र में मुतारिफ़ कराएं, ताकि इंसान ये समझ सके कि जिस क्राइसिस का शिकार आज दुनिया है वो खुद हो रहा है, उनका हल कुछ दूसरी एक वैल्यू सिस्टम में, अगर हम इस नेचुरल जो वैल्यूज़ हैं, खालिसन जिनकी बुनियाद पर काम करते हुए क्राइसिस पैदा हुआ है, अगर उनको इन वैल्यूज़ से मुतारिफ़ कराया जाए, इनकॉर्पोरेट कराया जाए, तो तवक्को ये है, उम्मीद ये है कि ये मसाइल पैदा नहीं होंगे और इस क्राइसिस का हम हल निकाल सकेंगे। इस्लाम को इस तरह से पेश करने की ज़रूरत है, ये बात बताने की ज़रूरत है। इस्लाम को वैल्यू बेस्ड, वैल्यू सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बताने की ज़रूरत है, ना कि कुछ कवानीन और कुछ निज़ाम के उसूल और दिस एंड दैट इसकी शक्ल में। मेरा ख्याल ये है ये बात इंतहाई ज़रूरी है, और इसके न होने की बिना पर आज का जो हम मुस्लिम्स और इस्लाम जो हैं वो इर्रेलिवेंट है। अगर हम चाहते हैं मुसलमान भी रेलिवेंट हो, तो उनकी ज़रूरी है कि इस वैल्यू सिस्टम को जो कुरान ने हमें अता किया है, उसको इस पस मंज़र में, इस क्राइसिस के पस मंज़र में मुतारिफ़ कराएँ, और क्योंकि इसी में इंसानियत का भला है, इस कायनात का भला है। मैं तवक्को करता हूँ कि जो मुफक्किरीन हैं और जो एक्टिविस्ट हैं इस्लाम के, वो मेरी इस बात पर तवज्जो देंगे और अपने इस इर्रेलिवेंस का जो दौर है उससे निकलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारा और आपका हामी व नासिर हो।